नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संसारम में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या फिर एसएसटी के अंतर्गत ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने यहाँ पर आज क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, जो आजकल व्यापम का ट्रेंड है, जो प्रीवियस ईयर का आपका ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पिक करे हैं और डेफिनेटली आपको पर्टिकुलर इस सेशन से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, पूरा एनालिसिस करके हमने ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने इस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड रखे हैं, क्योंकि आजकल व्यापम जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण बैच, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की। ठीक है, तो क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सीधे हम बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। ओके, इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो सही है, आपको आंसर देना है। ओके, इंडस रिवर आपको पता ही होगा, सिंधु नदी जो है एक भारत की महत्वपूर्ण रिवर है, हिमालयन रिवर का पार्ट है। कुछ स्टेटमेंट हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है, सिंधु का उद्गम जो है ये तिब्बत मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, द इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश रेंज नियर लेक मानसरोवर, बिल्कुल सही है। तिब्बत रीजन से कैलाश पर्वत के पास से इसका ओरिजिन होता है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है या फिर इट इज द एंसी एंटीसीडेंट रिवर, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो इंडस है ये एक जो फिर जो सिंधु है ये क्या है, पूर्ववर्ती नदी है या फिर एंटीसीडेंट रिवर है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला है, पंजाब में 5 प्रमुख नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये मिलकर के पंचनद बनाती हैं, है ना। और पंचनद बना करके मिथनकोट नामक एक प्लेस है। कौन सी? मिथनकोट। मिथनकोट ये पाकिस्तान में एक प्लेस है। यहाँ पर जाकर के ये किस में मिलती है? सिंधु में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम सभी स्टेटमेंट देखते हैं। पहला तो सही है कि इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है, बुखरचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, कैलाश पर्वत तिब्बत से। दूसरा क्या है? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? ऐसी नदियां जो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, है ना, जो हिमालय के भी उत्थान के पहले से प्रवाहित हो रही हैं। ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं, गॉर्ज कैनियन का फॉर्मेशन करती हैं। और ये तो आपको पता ही कि इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, मतलब ज़्यादातर नदियाँ चेनाब में मिलती है और चेनाब पंचनद के नाम से सिंधु में जाकर के मिलती है, मिथनकोट नामक प्लेस में। ओके, चलिए अब ये अगला क्वेश्चन मैंने जो रखा है ये आपका पात्रता परीक्षा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ऑन द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया 2 पैरेलल लाइंस आर मार्क्ड एज अ ए एंड बी, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम गिवन ऑप्शन, है ना। यहाँ पर एक इंडिया का आपको मैप दिया है और यहाँ पर 2 लाइन है। एक लाइन यहाँ पर दिख रही है, एक लाइन यहाँ दिख रही है। इसमें आपको बताना है कि ये ए और जो बी लाइन है ये किसको डिनोट कर रही हैं या फिर क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, तो ए और बी 2 लाइन दी हुई हैं, समांतर रेखाएं हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं ये आपको बताना है। अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्यन की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला है सतपुड़ा और शिवालिक, विंध्यन और सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो आपको पता ही होगा ये जो पर्टिकुलर पूरा रीजन है, यहाँ पर ही हमारा मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पर एमपी है। ओके, और इसको आप देखोगे तो अरावली तो यहाँ पर है ना, अरावली तो ये हो नहीं सकता, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सतपुड़ा शिवालिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि सतपुड़ा तो ठीक है, सतपुड़ा तो यहाँ पर ही है, लेकिन शिवालिक कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओके, तीसरा है विंध्यन और सतपुड़ा, और अगला क्या है? हाँ, तो इसका सी आंसर ही सही हो जाएगा, विंध्यन और सतपुड़ा। जबकि डी क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर। पूर्वी घाट कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो ये डिनोट किया गया है, याद रखिएगा ये वाला पार्ट, है ना। हालांकि थोड़ा सा लोकेशन को लेकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे है लोकेशन, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखोगे, यहाँ विंध्यन देखने को मिलेगा और यहाँ सतपुड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल विंध्यन सतपुड़ा को ये डिनोट कर रहा है या फिर मार्क कर रहा है, क्योंकि शिवालिक यहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है, यहाँ पर अरावली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मैपिंग पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, है ना, मैपिंग।
मैपिंग का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से, है ना? आपको इंडिया के मैप में हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर हिमालय है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, काराकोरम लद्दाख जास्कर है, यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है ना? यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मिडिल हिमालय है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिवालिक है, यहाँ अरावली है, यहाँ पर विंध्यन और सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, राजमहल हिल्स है, गिर हिल्स हैं। तो कहाँ पर कौन-सी हिल है, कहाँ पर कौन-सा प्लेट्यू है ना? कहाँ पर कौन-सा शहर सिटी है, कहाँ पर किसकी कौन-सी कैपिटल है, ये हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंध्यन और सतपुड़ा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ऊपर विंध्यन है ना? ऊपर क्या है? विंध्य पर्वत है, विंध्य के बीच में नर्मदा का फ्लो है और फिर है सतपुड़ा, फिर क्या है? सतपुड़ा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? इनमें से कौन सा रेसिडुअल माउंटेन है, या फिर इसको हम इंग्लिश में रेसिडुअल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। ओके। या फिर इसका एक और नाम है पुराना वलित पर्वत। पुराना वलित पर्वत, है ना? इसको हम बोलते हैं ओल्डेड ओल्डेड माउंटेन। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो हिमालय तो जो है ये नवीन वलित पर्वत है। ये कैसा है? नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्डेड माउंटेन है। ओके। किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। एटना, है ना? एटना क्या है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी है एक, ठीक है, एटना। और अरावली जो है ना? अरावली जो है ये एक रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। याद रखना है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? पुराना वलित पर्वत। और ये मुख्यतः कहाँ पर है? ये मुख्यतः आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुजरात, है ना, प्लस हरियाणा, प्लस हरियाणा हरियाणा और प्लस दिल्ली, दिल्ली तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है? याद रखिएगा, सबसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में आता है अरावली। इसी को हम, ये इतना पुराना हो गया है कि इसका अब क्षरण हो गया है, अपक्षय अपर्दन हो गया है। ओके, तो इसको अब इसका एक और नाम है पुराना वलित पर्वत, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। इसका मतलब है प्राचीन समय में तो ये काफ़ी ऊँचा था, काफ़ी ऊँचा रहा होगा हिमालय के जैसे, लेकिन वर्तमान में इसका अवशेष भाग ही शेष बचा है, अवशिष्ट भाग ही शेष बचा है। इसलिए इसको हम अवशिष्ट या फिर रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु शिखर, गुरु शिखर ना, इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू हिल स्टेशन रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अभी अरावली काफ़ी ज़्यादा इस साल न्यूज़ में भी था, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएँ भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना? पढ़ते हैं इसको हम। एशिया के भौतिक मानचित्र पर पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है? ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, ए इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है? यहाँ पर इंडिया का मैप दिया है और यहाँ पर एक डिनोट किया जा रहा है, ये ए से इसको डिनोट किया जाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आपको बताना है ये क्या बताना चाह रहा है। ये भी आपका वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है काराकोरम रेंज, है ना? कौन सी रेंज? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज तो ऑप्शन में है नहीं, तो काराकोरम रेंज में ही यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। इसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन K2 को बोलते हैं और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर आता है? जो कि याद रखना है, ये काराकोरम रेंज में आता है। कहाँ पर? काराकोरम रेंज, ठीक है?
काराकोरम रेंज में आता है। काराकोरम रेंज जो है ये किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना? और यहाँ पर जो ये है ना? ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, याद रखिएगा, ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है। हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊँची चोटी है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। भारत की सबसे नदर्न मोस्ट, सबसे उत्तर में स्थित एक प्रकार से रेंज है, आपको याद रखना। यहाँ पर ही आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर ही आपको सियाचिन ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, जो कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लद्दाख रीजन में और पीओके रीजन में ये आता है कि K2 जो है ये कहाँ पर आता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पीओके वाले रीजन में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, ये है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसीडर्ड टू बी टू एज द प्राइमरी रॉक? इनमें से कौन सो किन चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है? आग्नेय, इग्नियस, अवसादी, सेडिमेंट्री, रूपांतरित, मेटामॉर्फिक या फिर अंतर्वेधी चट्टान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, है ना, हमारी जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो उस समय हमारी पृथ्वी क्या थी? हमारी पृथ्वी आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला। हमारी पृथ्वी क्या थी? एक आग का गोला। मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर एक गर्म पदार्थ था, यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी थे, गर्म पदार्थ थे, उस समय जीवन वगैरह कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एग्जिस्ट करता था। तो अभी की कंडीशन देखोगे तो पृथ्वी का केंद्र का तापमान लगभग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है वर्तमान में। उस समय हमारी पृथ्वी बाहर से भी बहुत गर्म थी। जब ये पृथ्वी की बाहरी लेयर ठंडी हुई, जब पृथ्वी का धीरे धीरे शीतलन होना स्टार्ट हुआ, तो ये जो गर्म पदार्थ था जब ये ठंडा हुआ तो इससे जो सबसे पहले रॉक्स बनी, इससे जो सबसे पहले चट्टानें बनी, इन्हीं चट्टानों को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। क्या बोलते हैं? आग्नेय, या फिर इनको ही हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक, है ना। तो पृथ्वी के इतिहास की सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें हैं, याद रखना है। और वर्तमान में जो नई रॉक्स अस्तित्व में आ रही हैं या फिर नई रॉक बन रही हैं, तो जब भी वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, जब भी वॉल्केनो से लावा बाहर आता है ना, वॉल्केनो से लावा इरप्ट होता है, बाहर आता है, तो ये जब सॉलिड होता है ना, जब ये सॉलिड सॉलिड होता है, इससे कौन सी रॉक बनती है? इससे भी इग्नियस रॉक्स बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, आपको याद रखना है। मतलब किसी भी चट्टान, कोई भी चट्टान, चाहे वो अवसादी हो, रूपांतरित हो, सबसे पहले क्या थी? इग्नियस थी। उसके ही सेडिमेंट्स से अवसादी चट्टानें बनी, या फिर इसके ही अत्यधिक ताप और दाब में परिवर्तन के चलते रूपांतरित चट्टानें बनी, है ना। तो ये मदर ऑफ ऑल रॉक्स भी बोल सकते हो, हमारी पृथ्वी के इतिहास की सबसे पुरानी चट्टानें भी है। हालांकि वर्तमान में यदि आप देखोगे तो वर्तमान में वर्तमान में हमारी पृथ्वी में, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर अवसादी चट्टानें सर्वाधिक है ना। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें सर्वाधिक हैं। वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर अवसादी चट्टानें हालांकि सर्वाधिक हैं, लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पर आग्नेय चट्टानें सर्वाधिक। आग्नेय चट्टानों का गुण ये होता है कि ये काफ़ी कठोर होती हैं, सॉलिड होती हैं, इनसे खनिजों का निकालना काफ़ी कठिन होता है ना। इनमें आप देखोगे तो इन चट्टानों में आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे, इनमें आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलते, इनमें आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते। ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। अवसाद आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अवसादी चट्टानों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट, है ना। इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं जैसे कि ग्रेनाइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना, ग्रेवो, है ना, ये सब क्या है? ये आग्नेय चट्टानों के ही टाइप हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। डोलड्रम कटिबंध हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वेयर इज द डोलड्रम बेल्ट लोकेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट ये होता है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है, ओके, ये क्या है? हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी पर एक 0 डिग्री क्षेत्र है
0 डिग्री से दोनों तरफ आप 5 डिग्री या 10 डिग्री का क्षेत्र देखोगे, 10 डिग्री मान लो, दोनों आस-पास 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इक्वेटर के दोनों ओर, इक्वेटर के नॉर्थ में 10 डिग्री और इक्वेटर के साउथ में 10 डिग्री, है ना? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि आप देखोगे, एक पेटी होती है 30 से 35 वाली, है ना? ये, ये एक पेटी है 30 डिग्री से 35 डिग्री की, 30 से 35 डिग्री की। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जो हवाएँ हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हवाएँ या फिर विंड चलती हैं। मतलब इसको हम 30 से 35 की जो पेटी है, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर होता है लो प्रेशर और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर। यहाँ पर भी होता है हाई प्रेशर, और पवनें जो होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं, और जो ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर मैंने एरो बनाए हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम बोलते हैं व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं, या फिर इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है? अब याद रखिएगा, ये जो हवाएँ हैं, इस जो ये 0 से 10 डिग्री का क्षेत्र मैंने बनाया है, यहाँ पर आने से पहले ही गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, है ना? ये क्या करती हैं, जैसे कि मान लो ये 10 डिग्री का क्षेत्र है, जस्ट अ मिनट। हुँ, 1 मिनट रुकिएगा बस ना। जैसे कि मान लीजिए, है ना? जैसे कि मान लो ये 0 डिग्री का क्षेत्र है, ये 10 डिग्री का क्षेत्र है, और यहाँ पर भी ये 10 डिग्री का क्षेत्र है ना? और ये 30 से 35 का क्षेत्र है, ये 30 से 35 का क्षेत्र है, 30 से 35 का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हवाएँ आती हैं। अब ये क्या है? ये पूरा गर्म क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्म होता है। तो यहाँ पर जब हवाएँ चलती हैं तो ये काफ़ी गर्म हो जाती हैं और यहाँ आने से पहले ही ऊपर की ओर उठ जाती हैं, है ना? तो ये वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा शांत क्षेत्र होता है ना, ये जो रीज़न है पूरा, ये रीज़न, ये होता है शांत क्षेत्र, एकदम शांत क्षेत्र होता है, हवाएँ यहाँ पर कम होती हैं, कम चलती हैं, ठीक है? तो इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास का जो दोनों गोलार्धों में 10 या फिर 5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है, उसको हम डोल्ड्रम रीजन बोलते हैं, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शांत क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना? शांत क्षेत्र। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र है ITCZ, है ना? इसको ही हम बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र, डोल्ड्रम। ठीक है? यहाँ पर क्या है? यहाँ हवा आई और यहाँ आने से पहले ही ऊपर उठ जाती हैं वायुमंडल में। इस कारण से ये शांत क्षेत्र होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट ग्रो द सिनकोना ट्री? इनमें से किस भारतीय राज्य में सिनकोना का वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रखा है उनके लिए सिंपल है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिनकोना का वृक्ष उगता कहाँ पर है, किस प्रकार की जलवायु में उगता है, किस प्रकार के फॉरेस्ट में उगता है। तो एक होते हैं सदाबहार वन। कौन से वन? सदाबहार वन। ओके। एक होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जो गर्म क्षेत्र होते हैं, गर्म जलवायु के क्षेत्र और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, हमारे भारत में ऐसे कौन से स्थान हैं? तो हमारे भारत में यदि आप देखोगे, तो ये मैंने यदि प्रायद्वीपीय भारत बनाऊं और यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बना दिया, तो हमारे भारत में ज़्यादातर आप यदि देखोगे तो आपको यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट रीजन है, और यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट रीजन है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप देखोगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है ना। एक तो ये क्षेत्र हो गया और एक तो ये क्षेत्र हो गया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना? तो इन क्षेत्रों में वेस्टर्न घाट, जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना? ये रीजन हो गए, यहाँ पर कुछ तमिलनाडु का रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट राज्य हो गए। तो जहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होगी और जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल
उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देश होंगे, वहाँ पर आपको सिनकोना का वृक्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि सिनकोना जो है वो सदाबहार वनों का वृक्ष है, सदाबहार। सिनकोना हो गया, रवण हो गए, इस प्रकार के प्लांट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन-कौन से राज्य हैं? केरल में बिल्कुल पाया जा सकता है, क्या बोल रहा है? नहीं उगेगा, है ना? केरल में पाया जा सकता है, क्योंकि केरल कहाँ पर है? यहाँ पर है। केरल में बिल्कुल पाया जाता है, यहाँ पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। असम नॉर्थ ईस्ट में है, असम कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी पाया जाएगा। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल की लोकेशन देखो, पश्चिम बंगाल बिल्कुल यहाँ पर कोस्ट के पास है, तो यहाँ पर भी कोस्ट में कुछ-कुछ रीजन्स जो हैं, यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, तो यहाँ पर भी देखने की संभावना बिल्कुल अधिक है। जबकि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ तक आते-आते जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है, कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पर्णपाती वन, है ना? यहाँ पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। कौन से वन देखने को मिलते हैं? यहाँ पर आपको डेसिडियस डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे वृक्ष जो गर्मी से पहले वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी राज्यों में सिनकोना का वृक्ष मिल सकता है। अब ये आपको रटने से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे कि ये सिनकोना वृक्ष जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ-कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलो, क्वेश्चन और आगे हम डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि यदि आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, है ना? वर्ग 2 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान आपका अ, विषय है, ओके, तो यहाँ पर हमने एक बैच लॉन्च किया है, इन्फिनिटी बैच, ठीक है? जहाँ पर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि ज्योग्राफी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो ये इस बैच पर आप आ सकते हो और बहुत ही डिटेल में कंसेप्ट के साथ, बेसिक से लेकर के एडवांस इन डेप्थ कंसेप्ट के साथ यहाँ पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जा रही है, ओके? इसके अलावा हर एक फैकल्टी हमारी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो यहाँ पर आकर के आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है संसारम एप्लीकेशन, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करिए और इसको आप चेकआउट कर सकते हो। मात्र 749 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल रहा है, ओके? चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो भी ये क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही पिक करे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और अभी जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम का, वो स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन काफ़ी दे रहा है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। सेम क्वेश्चन भले ही आपको एग्ज़ाम में ना मिले, पर मिलते-जुलते क्वेश्चन आपको डेफ़िनेटली मिलेंगे, जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डेफ़िनेटली देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्कन के पठार पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों की परत है, इसका निर्माण किस युग में हुआ है? द बेसाल्टिक लावा रॉक्स ऑफ इंडिया डेक्कन प्लेट्यू वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हिच जियोलॉजिकल एरा? है ना? देखो, हमारा जो भारत है, ओके, ये वाला पार्ट, हमारे भारत का जो ये वाला भाग है, ये वाला छोड़ दो पार्ट, है ना? ये वाला जो पूरा भाग है हमारे भारत का, ये वाला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे भाग में, है ना? यहाँ पर आपको बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिलेंगी। कौन-सी? बेसाल्ट रॉक। और बेसाल्ट रॉक कैसी होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं ये, इग्नियस रॉक्स होती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ है, भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और हमारी इंडियन प्लेट जब गोंडवाना प्लेट प्लेट से टूट करके उत्तर-पूर्व की ओर फ्लो कर रही थी, प्रवाहित हो रही थी, तो उस समय यहाँ पर रियूनियन हॉटस्पॉट के चलते क्या हुए थे, दरारी उद्गार हुआ था, मतलब पृथ्वी के गर्भ से एक दरार बनी थी यहाँ पर और मैग्मा जो है यहाँ पर निकल करके पूरे इस रीजन में फैला था। इस पूरे रीजन में मैग्मा जो है लगातार इस प्रकार से, जैसे कि मैग्मा निकला, है ना? कुछ टाइम के बाद ये सॉलिड हो जाएगा, फिर यहाँ पर इरप्शन हुए इस प्रकार से, है ना? फिर यहाँ पर सॉलिड हो गया ये, फिर यहाँ से इरप्शन हुए और फिर ये सॉलिड हो गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मैग्मा का ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है और कौन-सा रीज़न है, तो यहाँ पर ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश का मालवा रीजन भी आ जाता है, कि महाराष्ट्र प्लेट्यू आ जाता है, नदर्न कर्नाटक आता है, नॉर्थ वेस्ट तेलंगाना आता है। यहाँ पर आप देखोगे तो काठियावाड़ आ जाता है, कुछ-कुछ पार्ट यहाँ छत्तीसगढ़ तक का भी आ जाता है। तो ये सारा जो भाग है, ये बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है। बेसाल्ट चट्टानें कब बनती हैं, याद रखना है, जब लावा, है ना? जब लावा पृथ्वी के गर्भ के ऊपर आता है ना? और ये क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसके ठंडा होने के पश्चात क्या बनती हैं, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें, और कौन सी आग्नेय चट्टानें, तो आग्नेय चट्टानें जो हैं ये बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें बनती हैं।
और इसी बेसाल्ट चट्टानों में जब अपक्षय अपरदन होता है तो इससे काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है? काली मृदा का इससे फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे रीजन में आप देखोगे, आपको ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है। क्योंकि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इस पूरे रीजन में आप देखोगे कॉटन या फिर कपास का एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। अब बात आ जाते हैं कि किस एरा में ये बना था। तो आज से 6 साढ़े 6 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस पीरियड था, है ना? क्रिटेशियस पीरियड में ये ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, फिशर इरप्शन हुए थे, दरारी उद्गार हुआ था और इस प्रकार से लेयर्ड में लावा जमा हुआ है। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं दक्कन के पठार का बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र है, बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र है। इसमें चूंकि हमारा मालवा का पठार भी आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, इनको आप एक बार देखिए, है ना? यहाँ पर देखिए कौन कौन से रीजन है। देखिए ये काठियावाड़ है ना? यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये ग्रीन कलर वाला है पूरा, है ना? ये ग्रीन कलर वाला, ये मालवा है, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। तो ये सारे रीजन हैं जहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है। जब हमारी इंडियन प्लेट यहाँ पर थी तब इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, है ना? तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुग्याल हिमालय की ढलानों पर ऊंचाई वाले घास के मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, चारागाह होते हैं। ठीक है? अधिकतम जो ये हैं किस राज्य में हमें देखने को मिलते हैं? बुग्याल इज अ ग्रासलैंड फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? ठीक है? बुग्याल आर हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड। ठीक है? ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हिमालय के स्लोप में, पर्टिकुलर किस राज्य में इनको हम बुग्याल बोलते हैं? ध्यान से सुनना, है ना? ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, घास के मैदान, है ना? अब हिमालय का जो याद रखिएगा, जो हिमालय है इस प्रकार से हिमालय है ना? हिमालय के जो ये ढाल हैं, हिमालय के जो ये ढाल है, स्लोप है, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर घास के मैदान हमको देखने को मिलते हैं। हिमालय के ढाट में, सॉरी, हिमालय के ढाल में, हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होते हैं, है ना? जैसे कि उत्तराखंड राज्य जो है ना? उत्तराखंड राज्य में, है ना? इसको हम बोलते हैं बुग्याल, बुग्याल और पयार। क्या बोलते हैं? बुग्याल और पयार। ठीक है? जबकि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसको हम क्या बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में इसको हम मर्ग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, सोनमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है? जम्मू कश्मीर में इसको हम मर्ग बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल पयाल बोलते हैं। ये सॉफ्ट घास के मैदान होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट ग्रासलैंड, सॉफ्ट ग्रासलैंड होते हैं, मखमली घास के मैदान होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे बुग्याल? ये उत्तराखंड में देखते हैं, मिडिल हिमालय की ढालों पर आपको देखने को मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। चलिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? है ना? कोस्ट लाइन क्या है भैया भारत की? ये वाला जो पार्ट है ना, ये, ठीक है, ये इंडिया की क्या है? कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब होता है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ओके। और नीचे क्या है? नीचे हिंद महासागर है। यहाँ पर हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये तीन ओर से वाटर बॉडी से सराउंडेड क्षेत्र है हमारा। ठीक है? तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ गुजरात से लेकर के ये पूरी हमारी क्या है? तटरेखा है। इसको हम बोलते हैं भारत की तटरेखा। ठीक है? ये क्या है? ये है हमारे भारत की, ये क्या है? भारत की तटरेखा, या फिर इंडिया की क्या है? कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन पर याद रखना, यहाँ पर आप देखोगे गुजरात है ना? ये गुजरात राज्य है, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है? यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा है, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो टोटल नंबर ऑफ 9 स्टेट जो हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 स्टेट जो हैं हमारी कोस्ट रेखा या फिर तट रेखा पर स्थित हैं। अब हाल ही में याद रखना, हाल ही में 2025 में, 2025 में क्या हुआ है? हमारी जो कोस्ट लाइन है, हमारी जो ये तट रेखा है, इसके अलावा यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप भी है। तो हमारी कोस्ट लाइन में कुछ चेंजेस हुए हैं। हमारी कोस्ट लाइन में क्या हुए हैं? चेंजेस।
है ना, मतलब बदलाव देखने को मिले हैं। पहले हमारी जो कोस्ट लाइन थी वो थी 7516.6 किलोमीटर, ये हमारी पहली कोस्ट लाइन थी। ये हमारी क्या है, ओल्ड कोस्ट लाइन है, ओल्ड कोस्ट लाइन है ये हमारी, ठीक है, ये वाली। अब हाल ही में 2025 में ये 1970 के आसपास इसको मेजर किया गया था, ये पुरानी कोस्ट लाइन है। पिछले ही साल 2025 में एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नया डेटा दिया गया, नई तकनीक के अनुसार, है ना, सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा, ड्रोन तकनीक के द्वारा यहाँ पर फिर से कोस्ट लाइन को मेजर किया गया, कुछ डेल्टाई क्षेत्रों वगैरह को ऐड किया गया। तो हमारी जो नई कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 11,098 किलोमीटर है। याद रखिएगा, लगभग 48% इंक्रीज देखने को मिला है हमारी कोस्ट लाइन में। तो ये 2025 में करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, तो बहुत अधिक संभावना है कि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, 11,098। इसको हम बोलते हैं मेनलैंड की कोस्ट लाइन, ये वाली मेनलैंड की कोस्ट लाइन। और यहाँ पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको भी यदि आप इंक्लूड कर लोगे तो ये है हमारी टोटल कोस्ट लाइन, जो कि कितनी है, 11,098 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हर एक राज्य की जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दी है। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात राज्य की है, कितनी है, 2340। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की। पहले 1200 समथिंग थी, अभी कितनी हो गई है, अभी हो गई है 2340। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन राज्यों में, स्टेट में गुजरात की है। ओवरऑल आप यदि देखोगे तो सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो अंडमान निकोबार की है। ओवरऑल में अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, 3083। और यदि आप सिर्फ बात करेंगे राज्यों की, तो राज्यों में है गुजरात। इसके अलावा सभी की कोस्ट लाइन, सभी राज्य जो 9 राज्य हैं उनकी कोस्ट लाइन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत अधिक संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने नहीं रख दिए हैं रैंडम, पूरी रिसर्च करके, करंट अफेयर से रिलेट करके, प्रीवियस ईयर को देख करके, है ना, क्या ट्रेंड है एग्जाम का, वर्तमान व्यापम का पीईवी का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से ही क्वेश्चन रखे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमारे सेशन आएंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला है, गंगा यमुना मैदान में नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहा जाता है। व्हाट आर द न्यू रिसेंट एल्यूवियल डिपॉजिट इन द गंगा यमुना प्लेन इज नोन एज। ठीक है, आपको पता ही होगा कि हमारा जो भारत है ना, ये हमारा भारत का मैप मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे इंडिया का मैप है, राइट। हमारे इंडिया में यहाँ पर जो ये वाला राज्य, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन हो गया, वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया, असम का रीजन हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, या फिर इसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान। ठीक है, जो हिमालय रीजन है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हिमालय रीजन है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा हिमालय रीजन है। हिमालय रीजन से जो नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय रीजन से जो नदियाँ निकलती हैं, इन्हीं नदियों के द्वारा ये मैदान बनाए गए हैं, है ना। मैदान कैसे बनते हैं, एक तो ये समुद्र तल से काफ़ी नीचे होते हैं, है ना, समुद्र तल से काफ़ी कम ऊंचाई पर होते हैं, समतल सपाट होते हैं। यहाँ से नदियाँ बहती हैं, जब नदियाँ यहाँ पर काफ़ी स्लो हो जाती हैं तो बहुत सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं, अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो इससे एक फर्टाइल लैंड बनता है। खासतौर पर मैदानों में आप देखोगे खेती वगैरह अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा जमाई गई मिट्टी अच्छी होती है, गाद अच्छी होती है, सिल्ट अच्छी होती है ना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये उत्तर के विशाल मैदान हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अ, इंडो ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना का मैदान बोलते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कौन कौन सी, एक तो है इंडस, एक है गंगा, एक है सिंधु। इसके अलावा इनके जो ट्रिब्यूटरी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा नदियों की, है ना, जैसे कि ये नदी है, ये मान लो, है ना, ये नदी है, नदी के पास का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं खादर प्रदेश। क्या बोलते हैं, खादर। जब नदियों में बाढ़ आती है ना, जब नदियों में बाढ़ आती है तो पानी क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में भी इंटर कर जाता है ना। बाढ़ जब वापस जाती है, पानी जब नदी का जलस्तर कम होता है तो पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन इसके द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं उनको वो यहाँ पर ही छोड़ देता है, नदी के आसपास के क्षेत्र में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन इसको हम बोलते हैं, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान इसको हम बोलते हैं। और इन्हीं बाढ़ के मैदानों में नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है ये खादर रीजन होता है,
और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़, या फिर यहाँ पर ही आपको एलुवियल एलुवियल सॉइल, यहाँ पर आपको न्यू एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश बोलते हैं, जहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार, ये मैप है ना? यहाँ पर ये नदी बह रही है, नदियों के पास का क्षेत्र है खादर, और दूर का जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं बांगर। बांगर में कौन सी पाई जाती है? तो बांगर में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है ना? बांगर में पुरानी जलोढ़ पाई जाती है और खादर में नई जलोढ़ पाई जाती है। तो दोनों ही पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? गरजता चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोरिंग फोर्टीज दीज वर्ड आर रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यापारिक पवन है, भूमंडलीय पवन है, पश्चिमी पवन है, या फिर ध्रुवीय पवन है? ठीक है, तो गरजता तीन चीजें हैं। गरजता चालीसा, गरजता चालीसा। एक है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। फिर एक और है चीखता साठा, है ना? ये बनता है 40 डिग्री में, ये बनता है 50 डिग्री में, और ये बनता है 60 डिग्री में। ठीक है, और ये सब कहाँ पर बनते हैं? ये सारे बनते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध, है ना? या फिर जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर 40 डिग्री पे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ना? पृथ्वी में ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 40 होगी, 50 होगी, 60 होगी, है ना? तो 40, 50 और 60 डिग्री में यहाँ पर क्या बनते हैं? 40 डिग्री में इसको हम बोलते हैं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा 50 डिग्री में, और 60 डिग्री में चीखता साठा। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये एक प्रकार की पछुआ पवनें होती हैं, पश्चिमी पवनें होती हैं, याद रखिएगा। जब ये हवाएं यहाँ पर चलती हैं, कुछ इस प्रकार से ये हवाएं चलती हैं, जब यहाँ पर ये हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, है ना? इस प्रकार से जब यहाँ पर चलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैप बना करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना, है ना? ये 30 डिग्री का क्षेत्र है, ये 60 डिग्री का क्षेत्र है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे 40, 50 और 60, इन अक्षांशों में जो ये हवाएं चल रही हैं, इन अक्षांशों में जो ये हवाएं चल रही हैं, वो क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, ये 30 से 60 के बीच में ही चलेंगी। यहाँ पर 40 में, 40, 50, 60, है ना? ये 40 है, ये 50 है, और ये 60 है। तो यहाँ पर जो ये हवाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पश्चिमी पवनें। क्या बोलते हैं? पश्चिमी पवनें और पछुआ पवनें। जब ये यहाँ पर चलती हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको दक्षिणी गोलार्ध में पानी ही देखने को मिलेगा, ओशियन ही देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करते हुए, आवाज़ निकालते हुए, काफ़ी तीव्र गति से चीखते हुए चलती हैं। तो 40 डिग्री में इसको हम गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा 50 डिग्री में, और चीखता साठा 60 डिग्री में बोलते हैं। तो ये क्या है? पछुआ पवनें हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में नहीं चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, है ना? पेनिनसुलर इंडिया का मतलब क्या है? ये वाला भारत, है ना? इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर एक चोटी है अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है, ये कहाँ पर है? ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। कहाँ पर है? अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनाईमुडी है, जिसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2695, 2695 मीटर। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी जो है, ये कौन सी है? अनाईमुडी है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर आती है। कौन सी? अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी, है ना? अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी एक तो तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगी, और एक तो केरल में देखने को मिलेगी। अनाईमुडी कहाँ पर है? तो अनाईमुडी केरल में है ना? अनाईमुडी कहाँ पर आती है? ये केरला में आती है। अच्छा, पहाड़ी तो तमिलनाडु केरल में है, पर इसकी जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पर है? केरल में है। इसकी हाइट कितनी है? मैंने आपको बता ही दिया, 2695 मीटर। ठीक है, डोडावेक्टा की बात कर लेते हैं। तो डोडावेक्टा जो है, याद रखिएगा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है।
ओके, इसकी हाइट कितनी है डोडा बेट्टा की? तो 2636 मीटर है। इसकी हाइट है 2636 मीटर। ठीक है, नीलगिरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और नीलगिरी का विस्तार कहाँ-कहाँ पर है? एक तो कर्नाटक में है, एक तो केरल केरल में है और एक तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो ये बात याद रखिएगा। महेंद्रगिरी कहाँ पर है? महेंद्रगिरी आपको दिख रहा है, ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में, ठीक है? तो सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनाई-मुड़ी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा सौरमंडल का भाग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम? ठीक है, निम्न में से कौन-सा सोलर सिस्टम का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं मार्स, मार्स और जुपिटर, जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं अनियमित कक्षा में। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो क्या याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये कौन सा ग्रह है? ये है मंगल, या फिर इसको हम बोलते हैं मार्स, और ये कौन सा है? ये है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े आकाशीय पिंड होते हैं जो कि इन दोनों के बीच में रह करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। धूमकेतु कॉमेट जो होते हैं ये आपको क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलते हैं। ठंडे चट्टानी पिंड होते हैं जो कि अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनकी जो इनमें जो धूल की परत होती है, गैसेस होती हैं, वो चमकने लगती हैं। तो इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो ये भी सौरमंडल का पार्ट है। ग्रह तो आपको पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। इसमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी है जिसमें जीवन की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा निहारिका। निहारिका जो है, याद रखिएगा, यहाँ पर तारों का जन्म होता है, तारों का जन्म होता है। यहाँ पर तारों का बर्थ होता है, जन्म होता है। यहाँ पर तारे जन्म लेते हैं, है ना? ये किसका पार्ट है? ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में आपको निहारिका, नेबुला, इसको हम क्या बोलते हैं? नेबुला। ये आपको हमारे सोलर सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, उपग्रह, है ना? ये सभी किसका पार्ट है? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक? ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट, है ना? माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना? 8848.86 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हिमालय रीजन में ही आपको टॉप 15 माउंटेन पीक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ऊंचे जो पर्वत हैं वो आपके देखने को मिलते हैं नवीन बलित पर्वतों में, यंग फोल्डेड माउंटेन में, जैसे कि हिमालय, जैसे कि हिमालय, जैसे कि एंडीज, जैसे कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा, यूएसए, यहाँ पर रॉकी वगैरह, आल्प्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, है ना? एटलस, ये सभी जो पर्वत है ये यंग फोल्डेड माउंटेन है। क्योंकि यंग फोल्डेड माउंटेन में क्या होता है? दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों में टक्कर हुई, इन दोनों में अभिसरण हुआ और प्लेटों में वलन के कारण, सेडिमेंट्स में वलन के कारण ही वलित पर्वत बनते हैं। एक प्लेट दूसरे को लगातार पुश करती है, इनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। तो ज़्यादातर जो नवीन जो ऊंचे माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं, वो आपको यंग फोल्डेड माउंटेन में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा हिमालय है जो कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के पश्चात बना हुआ है। प्राचीन मोरदार पर्वत ये तो काफ़ी छोटे होते हैं, इनको हम अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं, जैसे कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है ना? अवशिष्ट पर्वत एक अरावली एग्जाम्पल है। ब्लॉक पर्वत जो होते हैं किसी स्थलीय भूखंड के ऊपर उड़ जाने या नीचे धस जाने के पश्चात बनते हैं, जैसे कि सतपुड़ा एक अवशिष्ट माउंटेन है। ठीक है, जैसे कि सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, कथन दिए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है। इंडिया टोटल एरिया इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। सही है।
भारत का अक्षांशीय विस्तार या फिर लैटिट्यूडनल एक्सपांशन जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, बिल्कुल सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68,7 से 97,25 है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ये भारत के सामान्य परिचय से संबंधित क्या है, टॉपिक है ना। तीनों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी पृथ्वी के स्थलीय भाग का 2.43% है और यहाँ पर लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु से होकर के जो यहाँ से रेखा जाती है ना, और जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु से होकर के रेखा जाती है, इनको हम बोलेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ से जो रेखा जाती है इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, इसको हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 8 4 से 37 है, और इसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 68 7 से, सॉरी, इसको हम बोलते हैं 68 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये भारत का क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ये भी बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ पर 4 राज्य दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। तो देखिए, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर साझा नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान जो है ये साझा करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है और झारखंड भी करता है। एक बार हम जरा सा मैप में चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ये मैप है हमारे भारत का। यहाँ पर यदि हम इसकी लोकेशन देखें, ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर जो राज्य है इसको हम बोलते हैं उत्तराखंड। ये जो है ये है हिमाचल प्रदेश। ये जो है इसको हम बोलते हैं हरियाणा। ये जो है इसको हम बोलते हैं राजस्थान। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर झारखंड है और यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर क्या है, नेपाल है। तो अक्सर इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों को, 8+1+1। 8 क्या है, स्टेट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है। एक क्या है, यूटी, एक यूटी जिसको बोलते हैं दिल्ली, क्या बोलते हैं, दिल्ली। ठीक है, और एक क्या है, एक कंट्री है, एक है कंट्री जिसका नाम क्या है, नेपाल, नेपाल। ठीक है, तो एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी 8 राज्यों में आप देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और बिहार, इन सब के साथ में बॉर्डर लगती है, और एक देश है नेपाल। पंजाब ऑप्शन में था तो पंजाब के साथ में इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे भी लग रही है, इससे भी लग रही है, इससे भी लग रही है, पंजाब से नहीं लगती। मतलब 2 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है यहाँ पर, ये वाला जिला ना, इसको हम बोलते हैं सोनभद्र। क्या बोलते हैं, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी बॉर्डर बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और एमपी से लगती है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ में अपनी बॉर्डर को साझा करता है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, हाउ मैनी कंट्रीज डज वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बॉर्डर, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो देखिए यहाँ पर एक मैप मैंने रखा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भूटान है ना। यहाँ पर जो आपको एक राज्य दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इस प्रकार से, ये इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर नेपाल है, ये सिक्किम है, ये कौन सा है, ये सिक्किम है, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये इतनी जो मैपिंग है, ये जो मैंने सर्कल बनाया, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं किसके, मैपिंग के, मैपिंग के।
मैपिंग का मतलब सर क्या है कि किसकी बॉर्डर है ना, बॉर्डर से किसकी बॉर्डर किससे लगती है, किससे नहीं लगती। असम की बॉर्डर किससे लगती है, कितने राज्यों से लगती है, कितने देशों से लगती है। ऐसे कौन से राज्य हैं जो तीन ओर से तीन देशों से घिरे हुए हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय की सीमा किस देश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम की सीमा किस किस के साथ लगती है, वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और वेस्ट बंगाल से लगती है। मतलब तीन देशों के साथ में अपने बॉर्डर को साझा करता है। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर म्यांमार के साथ में बॉर्डर को साझा करता है, यहाँ पर तिब्बत के साथ में बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पर भूटान, तो ये भी तीन देशों के साथ में साझा करता है। सिक्किम को देखोगे तो ईस्ट में भूटान, नॉर्थ में तिब्बत और वेस्ट में नेपाल के साथ में सीमा को साझा करता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, तीन, है ना। तीन देशों के साथ में जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है ये बॉर्डर को साझा करता है। तो ये मैपिंग में आपको बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी, जो पूरे सेवन सिस्टर स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दाब पेटी को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, विच प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो नॉन एज हॉर्स लैटिट्यूड। चलिए हॉर्स लैटिट्यूड जो है याद रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है ना, 0 से 5 डिग्री का जो क्षेत्र है ये, यहाँ पर एक 30 से 35 की पेटी होती है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। तो 30 से 35 डिग्री का जो ये क्षेत्र होता है, इनको ही हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, या फिर इनको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश में एक्चुअली होता क्या है, जो 0 डिग्री रीजन जो है, इक्वेटोरियल रीजन जो है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और 30 से 35 की पेटी में नीचे उतरती हैं। एक 60 से 65, यहाँ पर 60 से 65 वाली ब्रांच है, ये 60 से 65 डिग्री का क्षेत्र है। तो 60 से 65 से भी हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर नीचे उतरती हैं इस प्रकार से। तो 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे हवाएं उतरती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की ओर उतरती हैं, बहुत ही यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट करती हैं। क्या बनाती हैं यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, बहुत ही खतरनाक वाला हाई प्रेशर बनाती हैं। जब प्राचीन समय में यहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था नाव के थ्रू, तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता था इन नावों में कि वो नाव आगे ही नहीं बढ़ पाती थी, और उस समय अक्सर घोड़ों का व्यापार होता था। तो जो नाविक होते थे वो ऐसा समझते थे कि ज़्यादा वजन हो गया है, हमें घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ेगा तभी हमारी जहाज आगे बढ़ पाएगी, जबकि कारण क्या था कि बहुत सारी हवाएं यहाँ पर नीचे उतर रही थी। तो इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जहाँ पर हवाएं बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर व्यापारी घोड़ों को नीचे फेंक दिया करते थे। इसके ही चलते इसको हम अश्व अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधि पृथक करती है, विच स्टेट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना। दोनों ही एक ही भूखंड का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया है ना, यूरेशियन प्लेट में ही दोनों महाद्वीप स्थित हैं, ठीक है। तो इनको कौन सी जल संधि पृथक करती है, तो बाब अल मानदेव तो पृथक नहीं करती, ये एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, ये एशिया व अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। सुएज कैनाल जो है ये भी एशिया एंड अफ्रीका को सेपरेट करती है, जबकि बॉस्पोरस और डार्डेनल्स ये दोनों ही स्टेट जो हैं ये एशिया को यूरोप से पृथक करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, है ना। तो एशिया और यूरोप को, यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड मैप में, ये वर्ल्ड मैप है, देखिए एशिया और यूरोप कौन से कॉन्टिनेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको हम बोलते हैं यूरोप, क्या बोलते हैं इसको हम, यूरोप। और ये वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको हम बोलते हैं एशिया। एशिया और यूरोप के बीच में जो आपको यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर यूराल पर्वत देखने को मिलता है, यूराल नदी देखने को मिलती है, कैस्पियन सागर देखने को मिलता है, काला सागर देखने को मिलता है, काकेशस पर्वत देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इस रीजन में आपको मरमरा सागर, बॉस्पोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स स्ट्रेट देखने को मिलती है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई, यहाँ पर कुछ जलसंधियाँ हैं, कुछ सागर हैं, कुछ पर्वत हैं, कुछ नदी हैं, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस रीजन में आप देखोगे मरमरा सागर, काला सागर है यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, इस रीजन में आपको मरमरा सागर और काला सागर देखने को मिलेगा। और यही जो है हमें सेपरेट करती हैं, आपको याद रखना है किसको, एशिया और यूरोप को
सेपरेट करती हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये वाला भाग, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है। मध्य उच्च भूमि यहाँ पर देखने को मिलती है, नर्मदा के दक्षिण में है, नर्मदा इसके दक्षिण में बहती है, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। दक्कन का पठार नर्मदा के उत्तर में है, दक्कन का पठार कहाँ पर है? दक्कन का पठार यहाँ पर, तो ये नर्मदा के दक्षिण में है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है? ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। ठीक है, ये क्या है? ये मध्य उच्च भूमि है, ये क्या है? मध्य उच्च भूमि है। और यहाँ बीच में क्या है? बीच में नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि है और नर्मदा के दक्षिण में दक्कन का पठार है। ये दोनों ही स्टेटमेंट उल्टे लिखे हुए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका हो जाएगा ना तो एक और ना ही ना तो एक ना ही दो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ये दोहरा भू आवेष्टित देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, है ना। दोहरा भू आवेष्टित देश क्या होता है? ऐसे देश है ना, ऐसे देश जो भू आवेष्टित देशों से घिरा है ना। भू आवेष्टित देश ऐसा देश होता है, जैसे कि मान लो ये कोई कंट्री है ना, ये एक क्या है? कंट्री है ना। और इसके चारों ओर क्या है? इसके चारों ओर कोई दूसरी कंट्री है, इस प्रकार से चारों ओर ये क्या है? कंट्री ए, है ना, कंट्री एक बोल दो, कंट्री दो, कंट्री तीन, कंट्री चार, है ना। ये एक देश है जो कि अलग चारों ओर से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री। मतलब किसी भी सागर महासागर से इसकी बॉर्डर नहीं लग रही है, इसकी बॉर्डर किसी सागर महासागर सी ओशन से नहीं लग रही है, इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड। अब ये कंट्री है और ये बाकी की जो कंट्री हैं ये भी लैंड लॉक्ड है, ये भी किसी ना किसी देश से सराउंडेड है ना। यहाँ पर भी कोई एक देश है, यहाँ पर भी कोई एक देश है, यहाँ पर भी कोई एक देश है, तो इनको हम बोलेंगे लैंड लॉक्ड और इसको हम बोलेंगे डबल लैंड लॉक्ड, है ना। तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है, उज्बेकिस्तान, है ना। यहाँ पर आप इसको मैप में देख लीजिए, ये उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान ये एक देश है और ये किससे घिरा है? ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान से घिरा हुआ है और इसको हम बोलते हैं डबल लैंड लॉक्ड। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर तो ये कैस्पियन सागर है, तो आप कैसे बोल रहे हो? तो कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, कैस्पियन सागर जो है ये कोई सागर नहीं है बल्कि एक झील है। क्या है? एक लेक है या फिर एक झील है ना। ये चारों ओर से लैंड लॉक्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं या फिर झील बोलते हैं। सागर की डेफिनेशन ये होती है, सी की डेफिनेशन ये होती है कि कोई ना कोई एक पार्ट महासागर या ओशियन से कनेक्ट होना चाहिए, तभी उसको हम सागर बोलते हैं, सी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक सैलान लेक है और चारों ओर से स्थल से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है और ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ दी हुई हैं, कुछ हिल्स दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ आपको तट दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है, कौन सा सही मैच है। कार्डेमम हिल्स, कोरोमंडल, जी नहीं। कार्डेमम हिल्स जो हैं ये आपको केरल और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलती हैं। कोरोमंडल मतलब ये वाला कोस्ट है ना, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ, कोंकण तट। कैमूर की पहाड़ियाँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मध्य भारत में, विंध्यन का पार्ट है, तो ये भी रॉन्ग है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत, ये बिल्कुल सही है ना। ये कहाँ पर आती हैं? ये सतपुड़ा का पार्ट है, सतपुड़ा का बीच वाला जो पार्ट है जहाँ पर पचमढ़ी धूपगढ़ है, ये बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4। 3-4 मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महादेव की पहाड़ियां जो हैं ये मध्य भारत में सतपुड़ा में मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ पर ही पचमढ़ी और धूपगढ़ देखने को मिलती है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। मिकिर रेंज और रेगमा रेंज ये आपको नॉर्थ ईस्ट राज्यों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जबकि कार्डेमम हिल्स दक्षिण भारत में है। ये दक्षिणतम पहाड़ियां हैं भारत की, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर हैं। और कैमूर रेंज जो है ये विंध्यन का पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको
नेशनल पार्क दिए हुए हैं, आपको बताना हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क किन राज्यों में स्थित है। गिर, गिर आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। भरतपुर ये कहाँ देखने को मिलता है? ये राजस्थान में। बांधवगढ़ ये एमपी में देखने को मिलता है और कांजीरंगा ये आपको असम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैच कर लीजिए आप, गिर मतलब गुजरात, मतलब पहले का हो जाएगा 4। भरतपुर एक वर्ल्ड सेंचुरी है, पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र है, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, मतलब 1। बांधवगढ़ कहाँ पर है भैया? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे सघनता, बाघों में सघनता वाला नेशनल पार्क है और अपनी 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में, मतलब इसका 2 हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ पर है? तो काजीरंगा असम में है, मतलब 4, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आंसर 2, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया इन विच स्टेट? तो इसका नाम है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या है भैया? कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, याद रखिएगा, ये आपको एक लेक है, लोकटक लेक, लोकटक झील, मणिपुर, है ना। ये कहाँ पर है? मणिपुर, मणिपुर। तो इस लोकटक झील में तैरती हुई एक खास प्रकार की घास होती है, जिसको हम बोलते हैं फुंदी। क्या बोलते हैं? फुंदी बोलते हैं। यहाँ पर ये घास तैरती रहती है और इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसको बोला जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर राज्य में हमें देखने को मिलता है। इसकी इमेज है यहाँ पर देखिए, एक खास प्रकार की एक घास होती है जो कि काफ़ी मोटी होती है ना। इसमें आप चलेंगे तो डूबेंगे नहीं, वो घास इस प्रकार से बाउंस करेगी, ऊपर नीचे होगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप घर वगैरह भी बने हैं, लोग भी रहते हैं, मछली पालन का काम करते हैं, ठीक है, अपने काम करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, तो इसको ही नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक खास प्रजाति भी रहती है हिरण की, जिसको हम बोलते हैं सांगाई हिरण, सांगाई हिरण, जो कि एक विलुप्तप्राय प्रजाति है, यहाँ पर निवास करती है। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये मैंने 25 एमसीक्यूज आपको डिस्कस कराए हैं। कम समय में ज़्यादा एमसीक्यूज मैंने कोशिश की है कि अच्छी खासी डिटेल के साथ में, है ना, प्रीमियम क्वेश्चन, जो कि अभी का ट्रेंड है एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो हर एक एस्पेक्ट से मैंने रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चन रखे थे। ऐसे ही नहीं कि रैंडम क्वेश्चन मैंने ले आए और आपको डिस्कस करा दिए। स्टेट माइंड वाले क्वेश्चन भी थे, करंट अफेयर से, जैसे कि कोस्ट लाइन वगैरह अपडेट हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको रखा। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन मैंने रखे जो मैप से आए थे, कि मैप में एक लोकेशन दे दी। इसके अलावा वर्तमान में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वैसे भी रखे हैं, ठीक है। तो बहुत अधिक संभावना है इसी टाइप का पेपर आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, पूरी पूरी संभावना है। और जो मैंने डिटेलिंग डिस्कस कराई है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है, तो आप हमारी एप्लीकेशन है संसारम एप्लीकेशन, डिटेल में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करिए। और हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का इन्फिनिटी बैच है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। यदि आपको 2026 में 26-27 में टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो अच्छा आपके पास क्या है, एक ऑप्शन है। ओनली 749 रुपीज़ का ये पात्रता परीक्षा का कोर्स है, इसको आप जरूर चेकआउट करिए। यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी सेशन हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।